नाज़रीन, बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं कि हिजबुल्लाह की जानिब से 3 एयर बेसेस और 5 हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। बहुत गैर मामूली हमला इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है और बहुत भारी नुकसान इसराइल को उठाना पड़ रहा है। ऐसा नाज़रीन लग रहा है कि ईरानी हमले के बाद जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उनको बहुत ज़्यादा करेज मिला है। पहले भी वो बहुत बहादुरी के साथ हमले कर रहे थे, लेकिन इस हमले के बाद जो ईरान का हुआ है उसके बाद ज़्यादा हमें शिद्दत नज़र आई है। ईरान का हमला करने का भी मकसद यही था कि जो बाकी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उनको पता चले कि ईरान सलाहियत रखता है इसराइल को हिट करने की और वो इरादा भी रखता है। तो उस चीज़ ने बरह रास्त जो है वो इफेक्ट किया है। तो आज एक बहुत गैर मामूली हमला, यानी अभी देखें इसराइल तो हमला नहीं कर रहा, इसराइल ने तो गजा से भी फौजें निकाली हुई हैं, तो इसराइल तो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है और इसी दरमियान हिजबुल्लाह इतने बड़े हमले उन्होंने शुरू कर दिए। बिल्कुल समझ लें कि एक नई वेव जो है वो हिजबुल्लाह की देखने को मिल रही है जब से ईरान ने हमला किया है। इसी के साथ नाज़रीन जो ईरानी हमला है उसके नतायज आना शुरू हो गए हैं। एक हमले ने नाज़रीन उनकी जो दहाइयों का जो डॉक्ट्राइन है, जो उनका टेक्नोलॉजी है, उसको उड़ा के रख दिया और अब उन्होंने नाज़रीन ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए बिल्कुल नया एयर डिफेंस बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर आप देखें तो 5 मुल्क भी ईरानी मिसाइलों का सामना नहीं कर सके, तो वो बिल्कुल नया एयर डिफेंस बना रहे हैं और इसके साथ उन्होंने ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है उस पर पाबंदियां लगा दी हैं ताकि उसको कमज़ोर किया जा सके। और इसराइल के अंदर किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, शॉर्ट ऑफ फूड हो चुकी है, किस तरह से इकोनॉमी कोलैप्स की खबरें आ रही हैं, वो भी आपको बताएंगे। जबकि यूनाइटेड नेशन में नाज़रीन एक बहुत तारीखी लम्हा आ रहा है और वो आज़ादी फ़लस्तीन के हवाले से है। वहाँ पर वोटिंग होने जा रही है फुल मेंबरशिप के हवाले से, बहुत तारीखी घड़ी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, तमाम बड़ी खबरें हमारे पास आ गई। जो हिजबुल्लाह का हमला हुआ है वो भी बहुत गैर मामूली है, लेकिन मैं पहले आपके सामने जो ईरानी मिसाइलों ने हैबत तारी करके रख दी है वो असरात मैं आपके सामने पहले रखना चाहता हूं। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सक्सेसफुल हमला है और इस हमले के असरात बहुत लॉन्ग टर्म है और जो जो वक्त गुजरता जाएगा इसके गहरे असरात जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि इस हमले ने जो इसराइल का दुनिया में फ्लैगशिप माने जाने वाला मतलब उनका एयर डिफेंस उसको उड़ा के रख दिया। मिडिल ईस्ट में कोई नाज़रीन ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी ताकत छोड़ी ही नहीं गई और कोई ऐसी ताकत उभरने ही नहीं दी गई जो कि इसराइल को जाकर हिट कर सके। ठीक है, तो आज एक ताकत वहां पर इमर्ज कर गई है, तो ये एक बहुत बड़ी वहां पर तब्दीली आ चुकी। तो मैंने आपको कहा था कि इस पर जो है इसके असरात जो है वो आएंगे और ईरान को रोकने के लिए वो हर सूरत में आएंगे। तो आगाज उसका हो गया है और पहला आगाज जो है वो इस सूरत में हुआ है कि उन्होंने ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है उसके मुकाबले में फौरी तौर पर जो एयर डिफेंस है एक नया जो ईरानी मिसाइलों का सामना कर सके। इस हमले से पहले नाज़रीन क्या था कि सबसे तगड़ा एयर डिफेंस उनका समझा जाता था और एक ऐसा एयर डिफेंस कि वो किसी भी हमले को रोक सकता है। एक आयरन शील्ड है जो कि इस हमले को देखें, जो ईरान ने हमला किया उसका बाद में उन्होंने नाम क्या रखा कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, उन्होंने इसका नाम भी आयरन शील्ड रखा। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली आयरन शील्ड साबित नहीं हुआ। 5 मुल्कों का मतलब ना अमेरिका, ना बरतानिया, ना फ्रांस, कोई भी उनको नहीं बचा सका। तो आयरन शील्ड जो है उन्होंने चीर के रख दी है। तो अब उन्होंने नया ऐसा एयर डिफेंस बनाना फौरी शुरू कर दिया है कि जो ईरानी मिसाइलों को रोक सके, यानी कि दोबारा से इसराइल को उसी स्टेटस में ले जाया जा सके ईरान वाले हमले से पहले, कि दोबारा से उसको सिक्योर किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। पुराने को उन्होंने अपग्रेड करना शुरू कर दिया और साथ उन्होंने नाज़रीन क्या किया है कि ईरान के जो मिसाइल सिस्टम है उसके ऊपर, जो उनका मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं। ठीक है, और उसका मकसद यह है कि ईरान के जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको कम किया जा सके। यानी अगर आप डॉक्ट्राइन को समझें, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अगर आपने इसराइल की कार्रवाइयों को, अमेरिका की कार्रवाइयों को समझना है और इस जंग के मुस्तकबिल को समझना है तो इसराइल के डॉक्ट्राइन को मद्देनजर रखें, जो इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्ट्राइन बनाया गया। उसमें यही चीज तो है कि आपने इसराइल को ताकतवर करना है और उसके मुकाबले में जो फोर्सेस हैं उनको कमजोर करना है। यानी ऐसा नहीं है कि बैक वक्त चले दोनों ताकतें हैं वो बैक वक्त यानी कि वो इमर्ज कर रही हैं, ऐसा नहीं है। यानी आपने इसराइल को F-35 देने हैं और उनको थके हेलीकॉप्टर्स भी नहीं देने। ठीक है, मतलब उनको
दबाते चले जाना है और इसराइल को इधर इमर्ज करते जाना है, उसको पावरफुल बनाते जाना है, ये डॉक्ट्राइन है। तो इधर उन्होंने ये काम किया और साथ उनके मिसाइल को कमज़ोर करने के लिए उनके सिस्टम को, जो कि अब ये इनकी पाबंदियाँ का जो वेपन है वो पूरी तरह से ईरान, रशिया और चाइना ने मिलकर नाकाम बना दिया, वो सारी तफसीलात आपको पता है। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर फेल फॉर करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ये उनकी बका का एग्जिस्टेंस, इसराइल एक कब्जा है और उस कब्जे को कायम रखने के लिए इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता कि कोई एक ऐसी ताकत मौजूद हो जो इसराइल को हिट कर सकती हो, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर अब ये स्टेटमेंट देखिए, जैक सल्वन की ये आज ये स्टेटमेंट सामने आई है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, बहुत बड़ी पोस्ट, यानी 2, 3, 4 ही तो बड़े ओहदे हैं। सबसे ऊपर सदर है, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, फिर डिफेंस मिनिस्टर है और फिर एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो उनका स्टेटमेंट सामने आया, वी हैव टू स्ट्रेंथन एयर एंड मिसाइल डिफेंस इन द मिडिल ईस्ट टू अंडरमाइन द कैपेबिलिटीज ऑफ द ईरानियन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये तो कहना है कि हमने विन किया, हमने विक्ट्री हासिल की, ये तो फेल्ड अटैक था, और बदकिस्मती से हमारे कुछ लोग कहने में लगे हुए हैं कि ये तो एक फेल्ड अटैक था। तो मुझे बताइए, अगर ये एक फेल्ड अटैक था तो फिर आपको एयर डिफेंस को दोबारा बनाने की जरूरत क्यों पेश आ गई है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत क्यों पेश आ गई है, जब आपने कामयाबी से उसको कर लिया है। और अगर उनके मिसाइल इतने ही नकारा थे तो फिर आप उनके मिसाइल सिस्टम के ऊपर क्यों लगाने जा रहे हैं पाबंदियां, उसको क्यों कमजोर करने जा रहे हैं? भाई मिसाइल सिस्टम, वो मिसाइल तो पहले से बने हुए हैं, तो आप पहले से लगाते पाबंदियां अगर आपको ऐसा कोई मसला था। ये तो मतलब टेस्ट हुआ, उनके मिसाइल टेस्ट हुए, आपका एयर डिफेंस टेस्ट हुआ, उनके मिसाइल कामयाब ठहरे, आपका एयर डिफेंस उन्होंने उड़ा के रख दिया, तो इसलिए आप करने जा रहे। अगर आप कामयाब हुए होते तो फिर ये जरूरत ही क्या थी? आप फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई जब उनके मिसाइल आपको हिट ही नहीं कर सकते तो फिर जरूरत क्या है? तो ये टोटली एक कामयाब तरीन अटैक था, जिसके असरात आपको आने वाले दुनिया में, मैं आपको बता चुका हूं कि 75 साल रियलिटी बदल के रख दी है। इससे ऊपर क्या बात हो सकती है? फिर जैक सल्वन कह रहा है, सैंक्शंस ऑन ईरान विल इंक्लूड द मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल्स एंड एंटिटीज दैट सपोर्ट द रेवोल्यूशनरी गार्ड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस। बहुत बड़ी पाबंदियां जो हैं, यानी इससे ऊपर कोई पाबंदियां लग नहीं सकती ईरान के ऊपर जो इस वक्त वो लगा रहे हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, क्या कभी आपने सोचा है कि इसराइल जितना मर्जी वेपन इस्तेमाल उसको मिल जाए, जितना मर्जी असलहा उसको मिलता रहे, उसके ऊपर कभी पाबंदियां नहीं लगेंगी, उसको कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब कोई इस्लामी मुल्क वो अगर कोई असलहा एक्वायर करना शुरू हो जाए या अपने आप को ताकतवर बनाना शुरू हो जाए, तो उस पर फौरी सैंक्शंस लग जाती हैं। इसकी कोई आपको समझ आती है ये क्या बात है? यानी वही इसराइल है, वही बाकी उनके था दिया, अगर उनको जितना मर्जी असलहा दे दो, उनको जो मर्जी हथियारे दे दो, जो मर्जी हथियार दे दो, उधर कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ही ईरान लेना लगेगा तो उधर मसला है। तो ये आप इस बात को समझे ना कि ये क्यों होता है और इसके पीछे रीजन क्या है। अब जरा आप देखिए कि इस्राएली मीडिया इसको किस तरह से बयान कर रहा है कि भाई मामलात कितने खराब हो चुके हैं। जो हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं ना कि एंड गेम इनके हाथों से निकल गया है, तो आज इस्राएली मीडिया की जुबान पर वो बातें आना शुरू हो गई, क्योंकि कामयाबी फ़लस्तीन के थादियों के इतनी रोज़ रोशन की तरह कि उसको आप छुपा नहीं सकते, वो एट द एंड उनकी जुबानों पर आना ही थी। इस्राएली मीडिया कह रहा है, इट इज़ क्लियर टू एवरीवन दैट इफ वी गो टू बैटल विद ईरान वी विल लूज। मैं नहीं कह रहा, अगर आप कहेंगे मैं कोई फरते जज्बात में आकर बड़ी बात कर गया हूँ, इसराइली मीडिया कह रहा है। और इसराइल में तो ये गुनाह समझा जाता है अगर आप इसराइल को कमज़ोर दिखाएं, और इसराइली अगर इत्तेहादी अगर वो इसराइल के बारे में कहेंगे ये कमज़ोर है, तो ये तो मतलब गुनाह कबीरा है वहां पर, ठीक है। तो ये उनका आज मीडिया अलग ऐलान कह रहा है कि हम उधर ईरान से हारने जा रहे हैं। तो ईरान तो वो तो फेल्ड अटैक किया, तो फिर आप हारने कैसे जा रहे हैं? ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, अब आगे चलिए तो हिजबुल्लाह के हवाले से आपको अपडेट करते हैं नाज़रीन। हिजबुल्लाह के आज बहुत गैर मामूली हमले हुए हैं, और जैसा कि ये नोट किया जा रहा है, एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि ईरान के हमले के बाद बहुत ज़्यादा एक हौसला मिला है, एक सपोर्ट मिली है, एक ज़्यादा इंकरेजमेंट आई है। यानी पहले भी हिजबुल्लाह, यमन सब अपनी कैपेसिटी से बढ़कर हमले कर रहे थे, ठीक है। क्या यमन के बारे में किसी ने सोचा था कि वो रेड सी को बंद कर देगा, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस से टक्कर ले जाएगा, इसराइल से टक्कर ले जाएगा? क्या किसी ने सोचा था? नहीं। तो पहले भी बहुत अनबिलीवेबल था, लेकिन ईरान के हमले ने तो बहुत एक एनर्जी भर दी है, ठीक है ना, एक जज्बा भर दिया है कि यस हम कर सकते हैं,
ٹھیک ہے، ایک مظاہرہ کر کے دکھا دیا ہے. دیکھیں آپ کا دل میں بلیف ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کر سکتے ہیں، لیکن اب تو آپ کے سامنے مظاہرہ ہو گیا نا کہ اسرائیل کا اختتام ہم کر سکتے ہیں. پہلے آپ بلیو کے اوپر چل رہے تھے، لیکن آج ایران نے آپ کو مظاہرہ کر کے دکھا دیا. تو ایک بالکل نئی ویو، ایک نئی شدت کے حملے اس وقت ہمیں وہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ناظرین جو اس وقت بڑے حملے کیے گئے، بیسز کو نشانہ بنایا گیا، اور آپ اندازہ 3 بیسز اور 4 سے 5 ہیڈ کوارٹرز. اس شدت کا حملہ کیا آپ نے اس سے پہلے رپورٹ ہوا ہے آپ کے سامنے؟ تو میرون بیس ان کی ون آف دی ٹاپ بیس ہے، اس کو ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ نشانہ بنایا گیا. یہ آپ دیکھیے، بریکنگ حزب اللہ لانچز میسو میزائل اٹیک آن اسرائیلی بیس. رپورٹس آر کمنگ از دیٹ حزب اللہ ہیز اسٹرک دا میرون ایئر کنٹرول بیس ان گلیلی ود لارج نمبر آف میزائل. پھر المیادین رپورٹ کر رہا ہے دا ہیڈ کوارٹرز آف دا ایئر کنٹرول یونٹ ان میرون واز ٹارگیٹڈ ود میزائل اینڈ آرٹلری ویپن. اس کے علاوہ پھر المیادین یہ رپورٹ کر رہا ہے دا لیٹسٹ میزائل ٹارگیٹنگ فرام لیبنان واز لانچڈ ٹورڈز ماؤنٹ میرون. اب یہ ایک پہاڑی ہے میرون، اس کے اوپر، یہ پہاڑی کے اوپر جو ہے یہ میرون بیس بنائی ہوئی ہے. بہت زبردست طریقے سے انہوں نے بنایا ہے، بڑا مطلب ایک خاص طریقے سے اس کی ایک نقشہ ہے کہ آپ اس کو ہٹ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں ان کو پتہ ہے بھی فضائیہ تو کسی کے پاس ہے نہیں، تو میزائل اتنی پریسائزلی آ کر ہٹ. دیکھیں انہوں نے اپنا جو بھی سٹرکچر بنایا ہوا ہے اس میں یہی ہے کہ بھائی سامنے والوں کے پاس یہ والی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم یہ والی چیز ایسے بنا رہے ہیں کہ اس کو کوئی ہٹ نہیں کر سکتا. اب ان کے پاس وہ چیز آ گئی ہے جو اسرائیل کی کیلکولیشن میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، ایکسس آف ریزسٹنس کے پاس، فلسطین کے اتحادیوں کے پاس وہ چیز آ گئی ہے کہ جو اسرائیل کی کیلکولیشن میں نہیں تھی. انہوں نے جو اپنا دفاعی نظام بنایا ہوا تھا، یعنی اسی میرون بیس کی مثال لے لیجئے کہ انہوں نے خاص پہاڑی کے اوپر خاص طریقے سے اس کو بنایا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پھیلاؤ میں نہیں ہے، مطلب اتنی وائڈ نہیں ہے، یہ اس طرح لینتھ میں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی ان کے پاس کون سا طیارے ہیں F-35 ہیں کہ وہ آئیں گے اور پریسائزلی آ کر ہٹ کر کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے مطابق اس کو بلڈ کیا. اب جب ان کی اسرائیل کی کیلکولیشن کے خلاف حزب اللہ کے پاس وہ پریسائز میزائل آ گئے ہیں تو ادھر تباہی ہو گئی ہے. تو یہ چیز ہے جو اس وقت، مطلب پہلے بھی بڑی جنگیں ہوئی، پورے ملک آ کر حملہ آور ہوئے اسرائیل پر، کچھ نہیں بگاڑ سکے. آج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان تنظیموں نے اسرائیل کو اڑا کے رکھ دیا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ملٹری پاور بدل گئی ہے، ملٹری ایکویشن بدل گئی ہے، جس کا ابھی ایرانی صدر بھی کہہ رہے ہیں، طیب اردگان بھی کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ایکویشن جو ہے وہ اس وقت وہاں پر بدل چکی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے کہ وہ اس کو کس طرح سے بتا رہا ہے کہ کتنا مشکل ان کے لیے معاملہ ہو چکا ہے. اسرائیلی میڈیا رپورٹس ویری ٹینس مارننگ ٹوڈے ود میزائلز لانچڈ سنس دا مارننگ فرام لیبنان ان دا نارتھ. ٹھیک ہے، ویری ٹینس مارننگ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ المیادین بتا رہا ہے فائر فرام لیبنان ہٹ دا اسرائیلی بیت ہلال ملٹری بیس ان دا گلیلی فنگر. تو یہ ایک اور بیس کو نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ ناظرین جو ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ایک تو ناظرین کریات شمونہ میں ایک ہیڈ کوارٹر ہے، اسلامک ریزسٹنس اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہے دا ہیڈ کوارٹرز آف دا 769th ایسٹرن بریگیڈ ان دا کریات شمونہ واز ٹارگیٹڈ ود کاتوشوا راکٹس. آپ اندازہ لگا لیجئے اتنے پریسائز اٹیکس مجھے ذرا اسرائیل کی ہسٹری میں اٹھا کر دکھائیے کہ سیم یہ ابھی مطلب ایک ہی وقت میں یہ سارے حملے ہوئے. یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی کاروائی ہے کہ جس میں انہوں نے بیسز کو بھی نشانہ بنا دیا، ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنا دیا، جہاں پر ان کے کمانڈرز بیٹھتے ہیں، ان کی سپریم لیڈرشپ بیٹھتی ہے، جہاں سے وہ تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، جہاں پر ان کے طیارے بھی کھڑے ہیں، اس کو جناب نشانہ بنایا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیے we targeted the headquarters of the 91st division in the Baranat barracks with Burkan missile and achieved direct hit. ادھر کاتوشوا راکٹس، ادھر برکان میزائل استعمال کر لی ہے. پھر المیادین رپورٹ کر رہا ہے the headquarters of the 146th division in Jataun was targeted with کاتوشوا راکٹس. تو اس کو بھی کاتوشوا راکٹس کے ساتھ انہوں نے نشانہ بنایا ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا اور حملوں کی تفصیلات کس طرح سے دے رہا ہے. It was confirmed that 4 missiles were launched from Lebanon towards western Galilee. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین وہیکلز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت ایک انپریسیڈنٹڈ یہ جنگی صلاحیتیں ہیں جب وہ دوسری طرف بیٹھ کر ادھر آ کر گاڑیوں کو، ملٹری وہیکلز کو نشانہ بناتے ہیں. یہ آج ایک بڑا حملہ ہوا ہے میٹولا کے اندر. اسلامک ریزسٹنس اس کو رپورٹ کر رہی ہے ملٹری وہیکل ایٹ اسرائیلی سائڈ میٹولا killing and wounding its occupants. اس گاڑی کے اندر، ملٹری وہیکل کے اندر جو اسرائیلی فوجی سوار تھے ان کو مارا اور زخمی کر دیا، اس کو جا کر اس طرح سے ہٹ کیا ہے. پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے a direct hit on car in کریات شمونہ.
क्रियाश यमुना के अंदर जो एक मिलिट्री व्हीकल है उसको हिट किया है। सो ये हमले किस तरह से होते हैं? अगर आपके पास ड्रोन्स हैं आप उसके ज़रिए हमले कर सकते हैं, जिस तरह के इसराइल के पास ड्रोन्स है, हरमीज़ 450, हरमीज़ 900, ठीक है, ये वो इस्तेमाल होते हैं, ये वो ख़ास वेपन्स हैं जो कि अब हिजबुल्लाह के पास भी आ चुके हैं। अच्छा, अब नाज़रीन अगली जो खबर है जिसको इसराइली मीडिया बता रहा है कि वो बहुत तशवीशनाक है कि एक तरफ ये हमारा नुकसान हो रहा है, दूसरा इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, फूड की शॉर्टेज हो रही है, चीज़ें मिल नहीं रही हैं। अभी जब ये ईरान का हमला होने वाला था, इसराइली मीडिया ने यहाँ तक रिपोर्ट किया कि दुकानों से पानी की बोतलें ख़त्म हो गई हैं, सप्लाई पीछे पहुँच नहीं रही, लोगों में खौफ इतना है कि उन्होंने पानी स्टॉक किया हुआ है। और बाकायदा चूँकि हुक्म भी जारी हो गया इसराइली हुकूमत की जानिब से कि पानी 3 दिनों का रख लें, तो पता नहीं लोगों ने कितने दिनों का रख लिया, ठीक है। तो इस तरह की वहाँ पर सूरत हाल है, बिजनेसेस तबाह हो गए हैं, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, प्लांट्स जो है वो शट डाउन हो चुके हैं, पीछे से सप्लाई आ नहीं रही, कंपनीज बायकॉट कर रही हैं। तो बहुत इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल यार, 10 लाख लोग अगर छोड़ के गए हैं, 80 लाख उनकी आबादी है, 10 लाख लोगों का छोड़ के जाना ये मान ही रखता है जिस मुल्क की टोटल आबादी 80 लाख हो, ठीक है। तो और अभी भी मतलब जब से ये ईरान वाला फैक्टर सामने आया है तो अभी भी मतलब लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। ये अब इसराइली मीडिया का देखिए, इन्फ्लेशन इज राइजिंग, अपार्टमेंट प्राइसेस आर जंपिंग, प्राइसेस आर रेजिंग इन वेरियस प्रोडक्ट्स एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एंड द वर्स्ट इज स्टिल अहेड बिकॉज ऑफ द वॉर। वो कह रहा है कि ये तो सारा मतलब हो रहा है एंड द वर्स्ट इज स्टिल अहेड, कि इसके अलावा जो मतलब ये इतना ज्यादा है खौफनाक, लेकिन इससे भी ज्यादा जो खौफनाक है, जो बदतरीन है, वो अभी आना बाकी है। ये जो जंग हो रही है और मजीद आगे बड़ी जंग होने जा रही है, तो अभी इससे भी ज़्यादा खौफनाक चीज़ें आना बाकी हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। कहीं पर भी इसराइली मीडिया ये नहीं कह रहा कि जनाब ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है, कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि हमास को हमने शिकस्त दे दी है, कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि जनाब गज़ा पर हम कब्जा कर लेंगे, जो कि जब ये गज़ा में उतरे थे तो तब इनके बयान देखे, ठीक है, जब बरतानिया का वज़ीर आज़म भी असलहा के जहाज़ में इसराइल में उतरा था, ठीक है। तो कहीं पर यह नहीं इसराइली मीडिया कह रहा कि हम ईरान से जंग जीतने जा रहे हैं, कहीं पर यह नहीं कह रहा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए उनका मीडिया किस तरह से इस जंग को बयान कर रहा है। तो मैं फिर सवाल करता हूं कि हम उनकी फतह को कैसे माने जब वो खुद अपनी फतह को मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब नाज़रीन आपके सामने एक और जो खबर है और बहुत तारीखी ये लम्हा आने वाला है मंडे के दिन। हो क्या रहा है नाज़रीन, जो कि आपको हमने रिपोर्ट किया था कि जो फ़लस्तीन की फुल मेंबरशिप है उसके हवाले से इस वक्त प्रोसेस शुरू हो चुका है यूनाइटेड नेशन के अंदर, और अब उसके ऊपर हतमी जो वोटिंग है वो मंडे के दिन होने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि 75 सालों में ये तारीखी मौका आ चुका है कि वहां से बाकायदा फलस्तीन को एक मुकम्मल रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत हिस्टोरिक टाइम है। तो जनाब ये मंडे को वहां पर वोटिंग होने जा रही है, बाकी चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं। वोटिंग में सारी दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी, सारी दुनिया। आप देख लें पिछली जो वोटिंग हुई है जिसमें जंगबंदी के हवाले से वोटिंग करवाई गई जनरल असेंबली में, तो सारी दुनिया 5-6 को छोड़ के सारी दुनिया खड़ी हो गई फ़लस्तीन के साथ। तो सारी दुनिया इस वक्त फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। एक इशू है अमेरिका। अमेरिका के हवाले से यह है कि अमेरिका इसको वीटो कर सकता है, करेगा, बहुत हद तक ये कहा जा रहा है। तो अब इसमें नाज़रीन बात यह है कि ठीक है अमेरिका वीटो करेगा, लेकिन ये अमेरिका के लिए इस वक्त कोई आसान काम नहीं है। जो उसके अंदर इस वक्त की सूरत हाल है, ठीक है, और जो इमेज उसको ऑलरेडी तबाह बर्बाद हो चुका है, ये बहुत बड़ा, दोनों लिहाज से बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। देखें, अगर अमेरिका वीटो करता है तो उसका जो 2 रियासतों वाला बयानिया है वो मुकम्मल तौर पर ज़मीबोस हो जाएगा। वो किस तरह से, भाई इसराइल कहता है कि हमने फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनानी, लेकिन अमेरिका ऑफिशियली उसकी रियासत का बयानिया यह है कि हमने 2 रियासतें बनानी है, यानी फ़लस्तीन की आज़ादी करनी है, हमने फ़लस्तीन को रियासत देनी है, ठीक है। अच्छा, अगर वो यहां पर वीटो कर देता है तो उसका वो जो बयानिया है वो ज़मीबोस हो जाएगा, यानी वो टोटली उसकी जो असलियत है वो सामने आ जाएगी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये हमें तो पहले से पता है अमेरिका की असलियत, जैसे मैं यहां पर खड़ा प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि जनाब वो तो वीटो करेगा। तो भाई बात ये है कि ये लड़ाई ईस्ट की है ही नहीं, ये लड़ाई पहले दिन से वेस्ट की है। और भाई हम तो सत्तू पीकर सो रहे हैं, आपकी OIC दूसरा इजलास तक नहीं बुला सकी। क्या ईस्ट के अंदर या मुसलमान मुल्कों के अंदर भी इस्तीफे आए हैं कि उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमतें डू मोर नहीं करनी, डू मोर तो क्या कुछ भी नहीं कर रही। तो हम जो हाई ऑफिशियल्स है वो कह रहे हैं कि हम जनाब इस हुकूमत का या इस सेटअप का हिस्सा नहीं बन रहे, हम छोड़ रहे हैं, हम एहतजाजन अपनी नौकरियों से इस्तीफे दे रहे हैं। क्या किसी मुल्क में हुआ, मुस्लिम मुल्क में नहीं हुआ, ये वेस्ट के अंदर हुआ है।
یہ امریکہ کے اندر ہوا ہے, یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوا ہے. وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو کل کو کیا جواب دیں گے. آپ کے ملکوں میں نہیں ہوا, ٹھیک ہے, یہ یورپ کے اندر ہوا ہے, وہاں پر لوگ نکلے ہیں, آپ کے ملکوں میں نہیں نکلے. آپ سے زیادہ کانفرنسز تو وہ کروا بیٹھے ہیں. تو یہ لڑائی ایسٹ کی ہے ہی نہیں بھائیو, یہ پہلے دن سے لڑائی جھوٹ اور سچ کی ہے. کہاں پر؟ ویسٹ کے اندر. ویسٹ میں یہ چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنی ہے کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے. ٹھیک ہے, یہ لڑائی وہاں پر لڑی جا رہی ہے اصل میں. تو یہ جو امریکہ اقدام کرنے جا رہا ہے یہ بہت امپیکٹفل ہے. اگر وہ ویٹو کرے گا تو ان ریاستوں کی جو ان کی حکومتوں کی کریڈیبلٹی ہے وہ پوری طرح سے عوام کے سامنے آ جائے گی. پھر یہ کس منہ سے جا کر کہیں گے جی ہم دو ریاستیں بنانا چاہتے ہیں. یہ ابھی تو کہتے ہیں نا کہ جی اسرائیل ہے, وہ انتہا پسند نتنیاہو کی حکومت ہے. بائیڈن کا اس کے بعد بھی بیان آتے رہے اور ابھی بھی آن ریکارڈ آپ دیکھ لیں, بائیڈن ابھی بھی کہتا ہے نہیں وہ تو نتنیاہو ایسے ہی کہتا ہے ہم 2 ریاستیں بنا کے دیں گے. تو وہ اب پھر عربوں کو فون کر کے کہتے ہیں نہیں جی 2 ریاستیں بنا کر دیں گے. جب آپ ویٹو کر دیں گے تو کس منہ سے آپ کہیں گے؟ اتنا آسان معاملات نہیں ہوتے. آپ اپنی عوام کے سامنے پوری طرح سے ایکسپوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس حوالے سے بہت ایک تاریخی موقع ہے. اگر ویٹو نہیں کرتا تو پھر آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہوگی, کتنی بڑی شکست ہوگی اسرائیل کی کہ وہ تو مکمل فلسطین کاز کو ختم کرنے چلا تھا اور اس نے اچیو کچھ بھی نہیں کیا, الٹا فلسطین کی آزادی کا اعلان ہو گیا, ساری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی فلسطین کے, اور اسرائیل آئسولیٹ ہو گیا. تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی. تو دونوں لحاظ سے جو ہے وہ یہاں پر بھی آپ کو امریکہ اور اسرائیل کے جو اتحادی ہیں وہ مشکل میں نظر آ رہے ہیں. یہاں ایران کے حملے کا معاملہ ہو تو یہاں پر بھی اسرائیل پھنسا ہوا ہے. حملہ کرتا ہے تو بھی مسئلہ ہے, آگے سے ایران تیار بیٹھا, اگر نہیں کرتا تو ڈیٹرنس ہو جائے گی تو بھی مسئلہ. یہاں پر اگر آپ سفارتی محاذ کے اوپر آ کر دیکھ لیں تو یہاں پر بھی فلسطین کا پلڑا بھاری ہے. فلسطین اپنی ڈیسٹینیشن کے اندر کلیئر ہے, ٹھیک ہے, اپنی پالیسی کے اندر کلیئر ہے کہ انہوں نے جانا کہاں پر ہے اور کرنا کیا ہے, اور اس کے اصولوں کو, اس کے موقف کو, اس کی پوزیشن کو دنیا سپورٹ کر رہی ہے. اسرائیل کی موقف کو, ان کی پوزیشن کو دنیا سپورٹ نہیں کر رہی ہے. ابھی ایران نے حملہ کیا, مجھے دکھائیے کس نے کنڈیم کیا ہے, دنیا میں کس نے کنڈیم کیا ہے. وہ جو اس کا مندوب یونائٹڈ نیشن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھیں جی یہ مسجد اقصیٰ کے اوپر سے میزائل گزر رہے ہیں تو یہ دیکھیں مقدسات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, تو دنیا نے مانا اس کے موقف کو, ماضی میں مانتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, بہت بڑی تبدیلیاں ہیں جو دنیا میں آ رہی ہیں. یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہے, اس لیے کہ یہ ایک لمبی جنگ ہے, یہ کوئی 2-4 دنوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ بہت آخر تک جائے گی اور بہت لمبا چلے گی. پہلے دن سے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں, تو کئی محاذوں کے اوپر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.